तो आज की सभा शुरू की जाए। आज हम लोग अगले पार्ट में आएंगे। फर्स्ट लॉ हो चुका था, इनर्शिया वगैरह डिस्कस हो चुकी थी। नहीं, फर्स्ट लॉ से जो भी जानकारी मिलनी थी वो मिल चुकी थी। फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स का इन्फॉर्मेशन चाहिए था, हो चुका। इनर्शिया के बारे में जानना था, हो चुका। ठीक है, तो फोर्स का बस आपको वहाँ पे क्लू मिला है। फोर्स के बारे में पूरा चैप्टर में पढ़ना भी बाकी है कि कितने टाइप के फोर्स होते हैं, कौन कौन से फोर्स लगने वाले होते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं वो, नहीं, और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप में हमें देखने होते हैं। तो अब उस फोर्स का हमें मैग्नीट्यूड ढूंढना है। हमने डेफिनेशन ढूंढ लिया। फर्स्ट लॉ से फोर्स का डेफिनेशन मिलता है कि फोर्स एक रीजन है जो मोशन को क्रिएट करता है, नहीं, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा फोर्स। ये बस फोर्स का डेफिनेशन देता है हमें फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ हमें देता है कि कैसे कितना फोर्स लगेगा, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो उसे पढ़ने से पहले सेकेंड लॉ मोमेंटम पे बेस्ड होता है मेनली, और आपके सिलेबस में दो मोमेंटम आपको पढ़ने हैं। एक होता है लिनियर मोमेंटम जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, और एक होगा एंगुलर मोमेंटम जो हम लोग रोटेशनल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दोनों में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी होती है, सेंस लगभग दोनों का सेम होता है, लेकिन एक्ट दोनों डिफरेंट टाइप से करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे मोमेंटम, लगाएंगे हेडिंग मोमेंटम का। ठीक है, मोमेंटम यहाँ पे कौन सा मोमेंटम हम लोग पढ़ रहे हैं? लीनियर। तो ध्यान रखिएगा लीनियर मोमेंटम है, तो सिंपली हम मोमेंटम लिख रहे हैं, मोमेंटम। ठीक है, अगर आप इसके हिंदी मीनिंग को पकड़ें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है, पता है किसी को? संवेग। हिंदी में इसे संवेग कहते हैं। और अगर हिंदी में संधि विच्छेद करें, ऐसे संस्कृत में होता है, अगर इसके हिंदी में संधि विच्छेद करें तो दो वर्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक संग और दूसरा वेग। भले ही करेक्ट संधि विच्छेद ना हो, भावनाओं को समझे। हाँ हाँ, मतलब हम क्या बोले कि करेक्ट संधि विच्छेद नहीं है, भावनाओं को समझो। हाँ, पहले बोल दी थी। ऐसे देखो, संधि विच्छेद नहीं कर रहे, बस मिटा रहे हैं, अलग जुदा कर रहे हैं इसे, शब्दों को जुदा करना। संधि विच्छेद के रूल्स होते हैं, हम रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। और जब कोई एक दूसरे से जुदा होता है तो वहाँ पे सारे रूल टूट जाते हैं। यहाँ पे कोई रूल नहीं लगता है, कोई नियम कायदा कानून। हमने तुमसे ये वादा किया था, कोई वादा याद नहीं रहता है। जन्म जन्म साथ रहेंगे, सातों जन्म तक साथ रहेंगे, सब खत्म हो जाता है। तो ये वही है, इसमें कोई रूल नहीं। आइए, संग मतलब होता है साथ, नहीं, और वेग मतलब होता है गति, वेलोसिटी। साथ मतलब विथ टाइप का, नहीं विथ अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे बड़ा माहौल अच्छा है तो वेट्स कर देते हैं। नहीं, रूपा संग मुकेश नहीं सुना है? अरे रूपा संग मुनि मुकेश या कुछ भी नहीं सुना? गाड़ी सब में बाराती जब जाते हो, नहीं गया? अरे बाराती सब नहीं गया है तो वहाँ पे लिखा रहता है ना पोस्टर में। हाँ, वेलोसिटी, इसका मतलब वेलोसिटी वेस्ट कौन? वेलोसिटी का कौन? बिल्कुल। तो यहाँ पे होता है वेलोसिटी किसके साथ? मास के साथ। तो यहाँ पे आज हम लोग बने हैं बाराती, किसका? मास और, हाँ, मास वेट्स वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, अधूरा सा लग रहा था, अधूरा लग रहा था। अब थोड़ा रियल वाला फीलिंग आ रहा है कि अब हाँ सच में बाराती जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है ना, कंप्लीट पूरा बाराती वाली फीलिंग आ रही है तुम लोगों को, बढ़िया। मास वेट्स वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी किसके साथ? मास के साथ। बनाएगा क्या? बिल्कुल, मोमेंटम बनाएगा, इसे समझ लो। एक्चुअल में ये करता क्या है, अगर आप मोमेंटम को समझो तो ये आपको अमाउंट ऑफ मोशन का सेंस देता है। मोमेंटम आपको अमाउंट ऑफ मोशन, मोशन कितना हो रहा है। अजीब लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल मोशन हो रहा है तो बोलोगे ना भाई मोशन कितना। अब उसे डिफाइन करने के लिए भाई वेलोसिटी लगा दो या कुछ और बता दो, चलेगा। लेकिन एक्चुअल सेंस हमें मोमेंटम क्या देता है? अमाउंट ऑफ मोशन का सेंस, अमाउंट ऑफ मोशन।
कितना मोशन हो रहा है, ये हमें मोमेंटम बताता है। सेंस यही है इसका। कैलकुलेट कैसे करते हैं सर, दिख रहा है मास वेट्स वेलोसिटी। अब यहाँ पे वेट्स में साइन कौन सा होगा, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। प्लस भी चल सकता था लेकिन मल्टीप्लीकेशन चलने दो, सब कुछ भावना के तौर पे नहीं कह सकते, कुछ कुछ चीज़ें नहीं कंसेप्ट के तौर पे भी कहना होगा। तो अगर आपको डिफाइन करना हो सिंपली, जो सिंपल डिफिनेशन इसका है, ये मोमेंटम क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब बोलोगे सर किसी के पास वेलोसिटी ना हो तो सिंगल बेचारा, मतलब मोमेंटम नहीं होगा उसके पास। अगर किसी के पास वेलोसिटी ना हो तो मोमेंटम होगा क्या, नहीं होगा, कोई बात नहीं, मोमेंटम जीरो। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं मास और वेलोसिटी वेक्टर का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम, ठीक है। अगर आप जरा ध्यान से देखो तो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर ट्रीटेड एज अ नंबर या कुछ भी, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। व्हेन स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, सिखा चुके हैं तुम्हें, जब स्केलर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाइड करोगे रिजल्ट ऑलवेज भी स्केलर, जब स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाइड करोगे रिजल्ट ऑलवेज भी वेक्टर। जब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते थे दो केस बनते थे, जिसे हम लोग पूरे वेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं कि अगर तुमसे हम ये पूछे कि मोमेंटम स्केलर है कि वेक्टर है, सोचोगे क्या, सीधा सा दिख रहा है भाई, वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीप्लाइड हुआ, ये वेक्टर होगा। तो भाई डायरेक्शन बताओ, वेक्टर है तो डायरेक्शन बताओ। वेक्टर में ज्यादा परेशानी की बातें क्या होती है, डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन बताओ। तो बताइए मास के पास कोई डायरेक्शन है, जिधर वेलोसिटी उधर मोमेंटम, जिधर मोशन उधर मोमेंटम, समझ पाए, वेरी गुड। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। जानकारी कुछ इकट्ठा करें, जैसे इसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग यहाँ पे इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो का यूज करेंगे। दूसरी बात कि ये होता फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला सीधा सीधा दिख रहा है कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस एक दिन याद करना कि एक बार ऐसी बाराती गए थे जो भावनात्मक तौर पे ली गई थी, याद आ जाएगा मास वेट्स वेलोसिटी। मतलब फॉर्मूला हो जाएगा मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट का वाला मामला नहीं है भाई, स्केलर और वेक्टर के साथ क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट थोड़े होता है, तो यहाँ पे हम क्रॉस दें या डॉट दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। एफडी ये साइन इसलिए यूज कर रहे हैं, कभी कभी अब नहीं भी करेंगे तो तुम समझ जाना, पहली बार है कर रहे हैं, इसके बाद सीधा पी भी लिख देंगे, तुम बोलोगे सर गलत किए, एरो छोड़ दिए, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं पी का, इसलिए एरो छोड़े होंगे, समझ लेना। फॉर्मूला ये आ गया। अब फॉर्मूला से भाई इसका यूनिट्स भी आ जाएंगे, तुम्हें यूनिट्स निकालने आता है, सीख चुके हैं। यूनिट क्या बनता है भाई, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो यही यूनिट चलता है इसका केजी मीटर पर सेकंड, सॉरी केजी मीटर पर सेकंड। ये ऐसा यूनिट हुआ, अगर सीजीएस में कन्वर्ट करना हो तो ग्राम कर दो, सेंटीमीटर कर दो, पर सेकंड हो जाएगा। पहले समझ लो, लिखने का मौका मिलेगा, आए हम बाराती तो फिर मौका मिलेगा। सब कुछ जल्दी जल्दी थोड़े खत्म हो, तुम जल्दी जल्दी खा लेते हैं, रसगुल्ला खत्म हो जाएगा। बाराती के लिए भरपूर व्यवस्था होती है, नहीं खत्म होता है, खत्म होगा फिर से खस्सी कटेगा, चिंता मत करो। ऐसा हुआ है कभी कि तुम लोग बाराती गए और सामान खत्म हो गया, वेट कर रहे हैं अब आएगा आएगा आएगा, नहीं, काफी टाइम होता है। सीजीएस यूनिट होगा हमारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अब रुको, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। कौन बताएगा, कौन पढ़ा है पूरा, मैक्सिमम लोग 2-3 लोग पढ़ा है पूरा, और तो बीच वाला है। बताइए वैष्णवी अभी डायमेंशन, बिल्कुल m मास के लिए, ठीक है, और वेलोसिटी है तो LT-1 होता है, तो डायमेंशन MLT-1। कोई दिक्कत, M1 भी कह सकते हैं आप, L1 भी कह सकते हैं, T-1 भी कह सकते हैं, नोट करिए। जैसे मान लो आपसे पूछा गया कि a body of mass 10 kilogram moving with velocity 10 meter per second
फाइंड इट्स मोमेंटम। सिंपल है, 100 आएगा, है ना। अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स मोमेंटम। तो सिंपल सा दिख रहा है भाई, हमारे पास क्या है, मास 10 kg और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल दिख रहा है, सब कुछ सीधा सीधा सा है। तो मोमेंटम भी mv कर दो और आगे आपका 10 × 10 बरोबर 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है आपको, मास एंड वेलोसिटी के साथ प्रोडक्ट कर देना है। बहुत सुंदर। अगला सवाल बनाइए, मिटाएं से, नोट करोगे क्या, मतलब कर लिए ना। चलो अगले सवाल को करें। सिंपल था, एमबी करना था। अगला सवाल, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 किलोग्राम मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिख रहा है क्या, कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर, 7 मीटर लिख लिए। फाइंड इट्स मोमेंटम at the end of at the end of 2 सेकेंड, at the end of 2 सेकेंड। एक बार देख लेते हैं डाटा ठीक है क्या। ठीक है, सॉल्व करिए। अगर आप क्वेश्चन को समझ पाए तो इतना टाइम लगेगा नहीं, और क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल का है। अच्छा तुम ये बताओ कि हम तुम्हें क्या दे दें कि तुम मोमेंटम फाइंड कर लो, मास और वेलोसिटी। मास तो दे रखा है, वेलोसिटी ना फाइंड करनी है। बताओ, एक चीज दे रखी है, एक तुम फाइंड कर लो। चलो वेलोसिटी फाइंड करते हैं। ट्रैक कैसा है, सर्कुलर। ये बात तो सिद्ध हो गया कि ट्रैक अगर सर्कुलर है, इसका ये मतलब हुआ कि वेलोसिटी बदलेगी। इसलिए देखो एक एडजेक्ट टाइम दे रखा है, इस टाइम में जो वेलोसिटी होगी, इस टाइम तक जो वेलोसिटी वो एक्वायर करेगी, वो वेलोसिटी तुम्हें लेनी है एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं है, टोटल एवरेज वेलोसिटी है। तो यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम वाला मैटर है। आइए सर्कुलर ट्रैक पे चलें। देखिए ये एक आदमी था जो 7 मीटर के, सुनो ध्यान से सुनो, इस सवाल को कर चुके हो तुम लोग। 7 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा था, किस कांस्टेंट स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड। इसलिए हमने स्पीड कांस्टेंट कर रखी थी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तुम बोलोगे सर किधर, इधर घूम रहा था, किधर घूम रहा था, किधर घुमा दो, इधर घूम रहे थे, तो कहां से स्टार्ट किए, जहां से मन करे वहां से स्टार्ट करवा लो। मान लो ये इसका घर था तो यहां से स्टार्ट किया। इस वक्त इसकी स्पीड कितनी होगी, बिल्कुल, और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, और स्पीड कितनी होगी 11 मीटर पर सेकंड। आपको पता है कि स्पीड अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल सकती है, स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपको स्पीड से मतलब कि वेलोसिटी से मतलब, आपको स्पीड से मतलब है कि वेलोसिटी से मतलब है, वेलोसिटी से मतलब है। तो वेलोसिटी डिफाइन करोगे, मारो ना गोली स्पीड को, तो फिर स्पीड दिए क्यों सर, रुको, स्पीड इसलिए दिए ताकि वो टाइम तुम पता करो। हे सुनो, स्पीड दिए क्यों, स्पीड इसीलिए दिए ताकि पता तो चले कि 2 सेकंड में है कहां। कैसे पता चलेगा, पहले ये देखते हैं कि अच्छा बताओ ये टोटल ट्रैक का डिस्टेंस कितना होगा, सरकमफ्रेंस। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, बिल्कुल 2 पाई आर। और जब कैलकुलेट करोगे तो 2 पाई, हाँ जानबूझ के हमने ये डाटा दे रखा था ताकि आपको दिक्कत ना हो। 44 मीटर, ओहो 44 मीटर का डिस्टेंस हम लोग किस स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, 11 मीटर पर सेकंड से। बताइए कितना टाइम लगेगा, पूछने वाली बात है। तब बताओ, जाना पहचाना डाटा था तुम्हारे पास, देखते फटाक से आ जाता 24 है, कहीं 4 वाला तो मामला नहीं है। हाँ है, 11 दे रखा है, बिल्कुल। तो बताइए टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द राउंड,
बिल्कुल डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है 44 और स्पीड कितनी है 11, 4 सेकंड लगेगा। हो इसका मतलब हम लोग 2 सेकंड में कहां पे होंगे, बिल्कुल डायगोनल के अपोजिट साइड, नहीं सॉरी डायमीटर अपोजिट साइड में पहुंच गए। इस पॉइंट पे तुम्हें लगा ली है वेलोसिटी। 2 सेकंड, 1 सेकंड में यहां थे ना, 4 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ना, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है ना सर। ध्यान से सुनो, पहले समझो मैटर समझो। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल टाइम, इसका मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा 1 सेकंड, मतलब टोटल अगर 4 सेकंड लगा है तो हाफ 1 क्वाड्रेंट ट्रेवल करने में 1 सेकंड लगेगा पक्का, इसमें कोई दो मत तो नहीं। तो भाई ये 1 क्वाड्रेंट, ये हाफ, तो यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा 2 सेकंड। इसका मतलब 2 सेकंड में हमारा पोजीशन क्या होगा, ए से बी। इसका मतलब बी पोजीशन पे तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है। क्या तुम्हें इस पोजीशन पे वेलोसिटी निकालनी है? हाँ, कैसे निकालें? इस पोजीशन तक का टाइम और इस पोजीशन तक की डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बताइए सर, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या आपको डिस्प्लेसमेंट पता है? हाँ पता है, 7 7 14 बाय 2। वाह कमाल हो गया, 7 मीटर पर सेकंड आ गया। अब रहा कुछ बताने को, मोमेंटम बताना है, मास इंटू वेलोसिटी करनी है। मोमेंटम बरोबर मास इंटू वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। मास कितना है सर 5 इंटू 7 बराबर 35 kg मीटर पर सेकंड। तुम 70 का है बोला था, हाँ तो इसको बांध के मारना, गलत सलत बात बोलता है, बताओ। और वो भी यहाँ पे, फिर से बताएं क्या? हाँ तो कुछ कौन सा वाला, ये वाला? अच्छा, मिशन सक्सेसफुल। एक बार सवाल समझा देते हैं। क्वेश्चन में तुम्हें मोमेंटम निकालना है तो मास इंटू वेलोसिटी करनी है। मास दे रखा है, ठीक है, क्योंकि ट्रैक सर्कुलर है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कुलर ट्रैक पे वेलोसिटी अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो कोई ऑब्जेक्ट में तो वेलोसिटी बदलती है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर ट्रैक पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग होता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग होगा, जिस वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा। डायरेक्शन बदला है, मैग्नीट्यूड बदलेगा। स्टार्टिंग में स्पीड कांस्टेंट था, लेकिन डायरेक्शन बदल गया स्पीड का हर पॉइंट पे डायरेक्शन, तो वेलोसिटी बदल गई। तो अब हमें ये कह रहा है कि अगर ट्रैक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है कि कितना बड़ा है वगैरह, ट्रैक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन घुमा फिरा के दे सकता है। हो सकता है सरकमफ्रेंस बता दे आपको, हो सकता है एरिया कुछ भी बता दे। मतलब ट्रैक का जो रेडियस निकालना है, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट रेडियस आपको दे रखा हो सकता है कुछ और दे रखा होगा। क्लियर? यहीं पे हम अगर सवाल में ट्विस्ट डाल देते और ये बोलते कि ये 15 चक्कर किया, 15 चक्कर बाद बताओ, तो 15 चक्कर बाद इसका पोजीशन तुम्हें पता करना पड़ता। 15 चक्कर 15 राउंड बाद ये कहां पे होता, उस पॉइंट पे पहुंच जाते और उस पॉइंट से इनिशियल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते और टाइम कौन सा लेते? 15 चक्कर करने वाला टाइम। याद आ रहा है? वो चक्कर वाला सवाल करवा चुके ना, अब बार बार इतना नहीं ट्विस्ट ये नहीं करवा पाएंगे ना, सारे वेरिएशन करवा चुके ना। एक बार याद दिलवाना था कि पीछे भी पलट के पढ़ना है, समझ गए? और जरूरी है, नहीं तो यही हाल होगा तुम्हारा। समझ गए ना? चक्कर वाला याद है कि उसमें ढेर सारा राउंड करवाए थे और वेलोसिटी में टाइम टोटल लिए थे, बहुत ज्यादा टाइम आया था, डिस्प्लेसमेंट कम आएगा। इस चक्कर में क्या होगा, जैसे मान लो 3 चक्कर करवा दिए, जैसे ये 3.5 चक्कर है, सुनो 3.5 चक्कर है, तो 1 चक्कर करने में 4 सेकंड, 3.5 चक्कर करने में, चलो 3 चक्कर करने में 4 × 12, 4 × 12 सेकंड लगेगा 3 चक्कर करने में। तो 3.5 में 12, 13 और 14 14 सेकंड लगेगा। तो वेलोसिटी यहां पे निकालोगे तो 14/14 होगा। गलती हो गई, वो भी दे देना था हमें। समझ गए ना बात को? क्लियर है? अगर ये राउंड वाला बात आएगा तो डिस्प्लेसमेंट 14 ही रहेगा, टाइम चेंज होगा। ध्यान देना बाबू इस बात का, समझ गए? हाँ बस हो गया। तो आपको निकालना था कि अब प्रॉब्लम यहां पे थी कि 2 सेकंड में भाई हम हैं कहां, ये तो पता करें। तो ये पता कर लेते हैं कि पूरा ट्रैक का क्या हाल है। तो पूरा ट्रैक ट्रेवल करने में 4 सेकंड लगा है, तो 2 सेकंड में हम लोग यहां से यहां तक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच गए। तो पोजीशन यहां पे पता चल गया। तो जहां पे पोजीशन पता चल गया उस पॉइंट पे तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है। टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इस पॉइंट तक पहुंचने में लगा टाइम, वेलोसिटी आ गई, मोमेंटम आ गया। समझ पाए? वेरी गुड। आगे बढ़े हम। तो ये रही मोमेंटम की बात। तो मोमेंटम की बात रजत शर्मा के साथ खत्म हुआ।
जानता है ना रे, आज की बात रजत शर्मा के साथ 9 बजे आता है न्यूज़ पे, NDTV पे, नहीं देखता है? देखता है ना? हाँ, वो जब न्यूज़ पढ़ते हैं ना तो हम वो क्या पढ़ते हैं ये नहीं सुनते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं ये सुनते हैं। बड़ा भावनात्मक, मतलब वो जोड़ लेता है खुद को। हम उसका न्यूज़ ज़्यादा नहीं देखते हैं भले, लेकिन वो जब बोलता है ना एकदम लगता है कि आराम से घर में चिल मार के न्यूज़ कर रहे हैं। और सुधीर चौधरी तो कमाल ही है, वो लगता है कि सब कुछ सच्चे बोल रहा है, नहीं मतलब वो जो बोल रहा है वही सच है, ऐसा फीलिंग दिला देता है, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। कोई बात नहीं, भरोसा नहीं करना है किसी का। खाग आइए, तो मोमेंटम थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, ठीक है। कहानी ऐसे चलती रहेगी मोमेंटम की, बीच बीच में आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और इसी में मोमेंटम से रिलेटेड बातें होंगी। कारण क्या है कि लिख लेते हैं पहले, फिर समझेंगे। लगाएंगे हेडिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बाबू ये चैप्टर कोई ज़्यादा अपसेंट मत करना, ज़्यादा क्या, एक दो चैप्टर भी, एक दो टॉपिक भी उड़ेगा ना तो पूरा फिजिक्स उड़ जाएगा तुम्हारा। इसलिए कोशिश करना कि इस चैप्टर तक, अगर किसी की शादी हो रही हो तो पोस्टपोन करवा दो अगर तुम्हारे बस में है, या कोई जाने वाले हैं तो कुछ दिन बोलो रुक जाओ, चैप्टर खत्म होने के बाद जाना। मतलब सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखना है जब तक ये चैप्टर खत्म ना हो जाए। कोशिश करेंगे ये जल्दी हो जाए, संडे वनडे को भी क्लास करवा के ये चैप्टर पहले खत्म कर दें। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? मोमेंटम एंगुलर पढ़ेंगे रोटेशन में, अभी तो रेडियल मोशन चल रहा है तो लेने देते हैं, एंगुलर में फिर लगाएंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सुनो पहले समझ लेते हैं कि लिख लेते हैं पहले। ये कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, स्पेलिंग गलत लग रहा है मोमेंटम का, फिर से लिखते हैं। हाँ अब सही है क्या? हमको ना स्पेलिंग सब कम याद रहता है, जब लिखते हैं तो हाथ अपने आप घूम जाता है, पता चलता है कि गलत है सही है, कुछ कमी लग रहा था। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली proportional to the force exerted on the body, on the body। ये ऑन को अंडरलाइन करना, क्योंकि ऑन के जगह पे बाय आएगा, कहानी बदल जाएगी सारी। लिखा The rate of change in linear momentum या momentum is directly proportional to the force exerted on the body। ये स्टेटमेंट है इसका। आइए इसे हम लोग ट्रांसलेट करें मैथमेटिकली। देखो यहाँ पे क्या क्या शब्द यूज किया है, इसको जरा ध्यान से देखो और उसी शब्दों को फॉलो करेंगे और आपको कंप्लीट फॉर्मूला मिल जाएगा। पहला है चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, रेट किसका? चेंज इन मोमेंटम का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के एक्सर्टेड ऑन दी बॉडी के। थोड़ा सा एक दो वर्ड बचा था, उसको अंडरलाइन करिए देते सर शब्दों को, और इसी सब सारी चीजों को हम लोग यहां पे लेंगे और उसको ऑपरेट करेंगे, मतलब डेरिवेशन हो जाएगा आपका किसका? ये एक्चुअल में कहता है कि F इक्वल टू एम ए, ये सेकेंड लॉ, इसी का डेरिवेशन करते हैं। पहले डेरिवेशन ध्यान से देखना, एकदम बेसिक लेवल का डेरिवेशन करवाते हैं। 11th में ये टाइप का डेरिवेशन नहीं है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि हम लोगों ने इससे पहले फिजिक्स पढ़ानी, तो जब जहां से शुरू होता है वहीं से शुरू कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल। देखो सर, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम A और मास A m। ध्यान दो, ऑब्जेक्ट नाम A, मास m, मूविंग विथ कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। चलेगा? अब क्या होगा कि अगर आप इसे फोर्स देंगे तो वेलोसिटी चेंज होगा, स्टेट ऑफ मोशन बदलेगा। फोर्स आएगा तो स्टेट ऑफ मोशन को वो चेंज करेगा। बाबू क्लियर है? तो अब यहां पे डिपेंड करता है सर, फोर्स तो दे दिए, चलो दे देते हैं,
इस पे लग गया मान लो फोर्स, ये वाला, ठीक है, मास वही रहेगा और बदल क्या जाएगी इसकी वेलोसिटी, बदल जाएगी इसकी वेलोसिटी। अब तुम बोलोगे सर वेलोसिटी बदल गई, ये बात तो समझ में आया, अब ये बताइए बदल के ज्यादा हुई कि कम हुई, ये बात कौन बताएगा, कैसे बताया अजीत बताओ। नहीं फोर्स लगेगा तो आगे साइकिल से जा रहे पीछे खींच रहे हैं तो ज्यादा हो जाएगा वेलोसिटी। आए बाबू, वेलोसिटी फोर्स क्या बोला डिफरेंट है। हाँ तो यहां पे हम वो नहीं पूछ रहे, बताए वेलोसिटी बढ़ी कि घटी, वेलोसिटी बढ़ी कि घटी। रे लड़ा लड़का, फोर्स के डायरेक्ट मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। फोर्स के डायरेक्शन में मोशन के डायरेक्शन में वेलोसिटी लगेगी तो फोर्स मोशन चेंज होगी और वेलोसिटी बढ़ेगी, स्पीड अप होगा। डायरेक्शन इधर से मान लो कोई साइकिल चला रहा है और इसी डायरेक्शन में धक्का दो, उसकी स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, सिंपल से, यहां से स्पीड अप होगा। चलो जो भी, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, पैरेलल फोर्स लगा है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदला है, ये तो समझ में आया। अब बढ़ा है कि घटा है ये कौन बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब फोर्स अलोंग द मोशन लगेगा स्पीड अप होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ध्यान रखना। ये बोलोगे सर घटेगी कब, भाई जा रहा है इधर पीछे खींच लो, तो खींच लीजिए सर, भाई फिर भी तो हमें चेंज ही करना होता है ना। समझ पाए बात को, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, पैरेलल दिमाग में रखती चलनी है। तो फोर्स लगा, वेलोसिटी बदल गया, तो बहुत बढ़िया। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई। हम लोग पहले चेंज इन मोमेंटम के बारे में पता करते हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या कहता है। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, भाई अभी तुम 10 साल के थे, 15 साल बाद तुम्हारा एज कितना बदला, 15 साल माइनस 10 साल, 5 ही साल बदला ना, फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर। तो भाई हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है कितना, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम मतलब हाँ इसको पी आई कह देते हैं। इनिशियल मोमेंटम मतलब पी इनिशियल इक्वल टू मास इनिशियल वेलोसिटी, मास और इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर। फाइनल मोमेंटम कितना है हमारे पास, छापो नहीं समझो, दिमाग थोड़ा समझने पे लगाइए ज्यादा। मास इंटू फाइनल वेलोसिटी पता चल गया, तो भाई चेंज इन मोमेंटम भी तो पता चल ही गया ना। आइए, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज कितना आया, तो भाई मोमेंटम में चेंज को देखो, हम लोग आज से चेंज के लिए ये डेल्टा साइन यूज करेंगे, बता चुके हैं ना, किसमें, चेंज इन मोमेंटम डेल पी। तो क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, बस मैग्नीट्यूड ले रहे हैं इसलिए वेक्टर नहीं डाल रहे, वेरी गुड। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो बताइए तो डेल पी आपके पास आ कितना गया, फाइनल मोमेंटम है कितना हमारे पास एम वी, इनिशियल कितना है एम यू। चलो चेंज इन मोमेंटम के बारे में तो पता कर लिए, ठीक। अब रेट, रेट का मतलब बोलते थे कि जब भी जिसका है डिवाइड बाय टाइम, तो आइए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाल लें। तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इसको शॉर्ट में कह सकते हैं डेल पी बाय टी। तो ये आ गया आपका एम वी माइनस एम यू बाय टी। चलो ये तक भी आ गया। अगला लाइन पढ़ो तो क्या कह रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। पहले ये समझ लो, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। एक बात बताओ, ये चल रहा था, फोर्स किस पे लगा, इस पे, ए बॉडी पे ही फोर्स लगी है, तो वेलोसिटी किसकी बदली है, जिसने फोर्स लगाया उसका, या जिस पे फोर्स लगा उसका। बिल्कुल, ये चीज कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, हम लोग बाय दी बॉडी भी समझ लेते हैं, बाय दी बॉडी का मतलब नहीं हुआ, यहां पे होगा ऑन दी बॉडी, जिस पे फोर्स लगेगा मोमेंटम उसका बदलेगा, जिस पे फोर्स लगेगा मोमेंटम उसी का बदलता है, क्लियर है। और यहां पे अगर बाय दी बॉडी होता तो फोर्स एक्सर्टेड बाय दी बॉडी, तो मतलब ये आदमी, ये ब्लॉक किसी और पे फोर्स लगा रहा है, उससे तुम्हें क्या मतलब, मोमेंटम में इसका चेंज निकालना है, तो इस पे फोर्स जो लगा है वो इसके मोमेंटम में चेंज के, रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बढ़िया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये कहता है फोर्स इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के, ये नहीं कहता ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। समझ पाए, वेरी गुड। तो अब क्या करें, इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, F प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बदले क्या रखिएगा, इसका वैल्यू क्या आया है, एम वी माइनस एम यू बाय टी, एम वी माइनस एम यू बाय टी। समझ पा रहे, बोलिए, समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे, वेरी गुड। इसके बाद अगर ध्यान से देखो तो तुम्हें यह समझ में आए कि m कॉमन आ रहा है और v माइनस यू बाय टी हो रहा है। क्या v माइनस यू वाली v माइनस यू बाय टी जैसी चीजों से मुलाकात हुई है? बिल्कुल, एक्सेलरेशन में आपको पता है कि v माइनस यू बाय टी इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि फोर्स लगा है, वेलोसिटी में चेंज आई तो एक्सेलरेशन आया। तो क्या इसके जगह पे एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, F प्रोपोर्शनल एम ए। अब क्या होगा, F बराबर एम ए, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटती है बदले में एक कांस्टेंट आता है के एम ए। अब होता क्या है कि ये के है ना, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका वैल्यू ऑफ के बराबर 1 इन एसआई एंड सीजीएस यूनिट। एसआई और सीजीएस दोनों यूनिट में हम लोग मैक्सिमम काम किस में करेंगे, एसआई और सीजीएस में ही। तो ज्यादातर न्यूटन या डाइन यूज करते हैं, इसके अलावा फोर्स का और कोई नया यूनिट हम लोग अपने तरीके से बनाते नहीं है। और इस सिस्टम में के का वैल्यू 1 होता है, कांस्टेंट है, तो वैल्यू कितना आएगा, तो दे रखा होता है कांस्टेंट का, इसका वैल्यू के दे रखा है, तो हम क्या करें, ठीक है, के आएगा एसआई और सीजीएस यूनिट में। तो इस हिसाब से फॉर्मूला क्या आपका बन जाएगा, इस हिसाब से फाइनल फॉर्मूला आपका बनेगा F इक्वल टू एम ए। चाहो तो आप ये वेक्टर साइन यूज कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ का कंप्लीट डेरिवेशन, एकदम बढ़िया से नोट करिए इसे आराम से, फिर आगे इस पे डिस्कशन करेंगे। अब यहां से देखो फॉर्मूला क्या मिला आपको, F इक्वल टू एम ए। ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां से ये चीजें समझ में आती हैं, दो बातें। पहली कि अगर मास कांस्टेंट हो, नहीं मास कांस्टेंट हो तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। मतलब मास कांस्टेंट मास को अगर ज्यादा स्पीड से फेंकना हो, ज्यादा एक्सेलरेशन से फेंकना हो तो फोर्स तुम्हें ज्यादा लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज है कि अगर तुम्हें सेम एक्सेलरेशन देना है डिफरेंट टाइप की बॉडी में, तो जो हैवियर होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, नहीं, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रख दे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब ज्यादा मास तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में अगर हम ग्राफ देखें किसके बीच का, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का, तो फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और इसका भी ग्राफ हमें लगता है शायद ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। मास और फोर्स के बीच का ग्राफ भी आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, सिमिलर ग्राफ होगा, क्लियर। और देखो अगर हम यहाँ पे एसआई यूनिट के बारे में बात करें, किसके, फोर्स का, एसआई यूनिट फोर्स का, तो टेक्निकली देखो मास क्या हो गया, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड मोमेंटम होता था, स्क्वायर डाल दोगे तो फोर्स हो गया तुम्हारा, मतलब डिवाइड बाय टाइम से मल्टीप्लाइड। ये क्या हुआ, डिवाइड बाय टाइम से मल्टीप्लाइड, 1 बाय टाइम से मल्टीप्लाइड। हाँ, इसे हम लोग दूसरे शब्दों में न्यूटन कहते हैं, ठीक है, इसे ही कहा जाता है न्यूटन, ठीक है। सिंबल के लिए हम लोग कैपिटल एन यूज करेंगे, लेकिन अगर आप कंप्लीट नाम यूज करेंगे तो स्मॉल एन देना। अगर कैपिटल एन दोगे तो ये न्यूटन बाबा का नाम होगा, और ये स्मॉल एन रहेगा तो ये, हाँ, पूरा नाम नहीं, यूनिट रहेगा, हाँ, ठीक है, न्यूटन। ये ऐसा यूनिट हो गया। अगर यहीं से हम लोग सीजीएस यूनिट बनाना चाहें तो जरा देखो तो सीजीएस केजी का क्या बनेगा, केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड ही रहता, और इसे कहा जाता है, हाँ बिल्कुल, DYNE, कभी मत भूलना। क्या, कौन भूलेगा सर, ये खतरनाक नाम को। डाइन होता है, काफी पॉपुलर होता है, और इन दोनों में रिलेशन भी है। क्या तुम्हें याद है, हाँ, वो जो वादे किए थे हमने यूनिट डायमेंशन में ना, उसमें कन्वर्ट कर रखा था कि सीधा डाटा लिख दे क्या,
डाटा लिख देना। कन्वर्जन क्या, कन्वर्जन करोगे तो ग्राम को किलोग्राम को ग्राम बना देना, मीटर को सेंटीमीटर बना देना। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता, हो गया 10 पे पावर 5 सेकंड का सेकंड ही रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कभी कभी यूज होगा कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 टू द पावर 5 डाइन के बराबर होता है। आई बात समझ में? इसके हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में भी बात करेंगे ग्रेविटेशन में, शायद, या कभी मौका मिला तो करेंगे। ठीक है, इसके ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में बात करेंगे, अभी फिलहाल रहने देते हैं क्योंकि और भी बहुत सारा डिस्कशन बाकी है। हो सकता है ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में आ जाए, नहीं आएगा तो बता देंगे कभी। वही केजीएफ टाइप का, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट कर ही लो, क्या छोड़ना, क्या पता कल हो ना हो। नहीं, इसके ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट अगर हम एसआई में बात करें, ग्रेविटेशनल यूनिट इन एसआई सिस्टम, सुनो, एसआई सिस्टम में होता है किसका, फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं ना, इसको कहते हैं किलोग्राम फोर्स। क्या कहते हैं? केजीएफ लगाना है। क्या होता है? केजीएफ। एसआई सिस्टम में होता है केजीएफ, ये किलोग्राम फोर्स है। ठीक है, किलोग्राम फोर्स। कभी कभी आपको यह भी दिखने को मिलेगा केजी, सुनो, केजीडब्ल्यूटी, इसको कहते हैं किलोवाट मत कहना, किलोग्राम वेट होता है, और फोर्स और वेट एक ही चीज तो है, एमजी के बराबर होता है। गलत जा रहे क्या? नहीं जा रहे, सही है। तो बोलोगे सर ये पता कैसे करें? तो कुछ नहीं करना है, सुनो, कन्वर्जन देखो कैसे होता है। ये केजीएफ का मतलब होता है 1 केजीएफ बराबर कितना न्यूटन, 1 केजीएफ इक्वल टू कितना न्यूटन। देखो ये होता है 1 किलोग्राम फोर्स, इसको कहते हैं अर्थ, या 1 किलोग्राम फोर्स मतलब 1 किलोग्राम का कितना वेट होता है। तो 1 किलोग्राम का 9.8 वेट होता है ना, 9.8 बिल्कुल होता है ना, हाँ, नहीं होता है। 1 किलोग्राम मास का वेट कितना होता है? 9.8 न्यूटन रे, एमजी, हाँ एमजी। पता नहीं वेट निकालने का, भाई वेट निकालने का क्या तरीका है? एमजी, यही तो वेट निकलेगा, और यहीं पे तो इसको सब्स्टिट्यूट करना है तुम्हें, सिंपल सी बात हो गई। वेट बरोबर mg, तो 1 kg का कितना वेट होता है? 1 kg का 1 इंटू 9.8 बराबर 9.8। इसका मतलब 1 kgf, सुनो, 1 kgf बराबर होता है 9.8 न्यूटन रे बाबू, 9.8 न्यूटन। छापना है? छापो छापो छापो। ये जो एसआई सिस्टम है, आपको याद होगा जब हम सिस्टम ऑफ यूनिट बता रहे थे आपको, ये एसआई सिस्टम डिराइव्ड था एमकेएस से, याद है? मीटर किलोग्राम सेकंड, इसमें भी मीटर किलोग्राम सेकंड ही होता है। टाइम का सॉरी यूनिट मीटर किलोग्राम सेकंड ना, सॉरी मीटर लेंथ का, और हो गया तुम्हारा हाँ मास का किलोग्राम, और टाइम का सेकंड। तो ये एमकेएस से डिराइव्ड है, तो इसे एसआई कहो या एमकेएस कहो, एक ही बात है। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट है सर, एमकेएस, ठीक है। और यहां पे ध्यान देना, ये केजीएफ जो है, सुनो, ये 2 वर्ड को ज्वाइन करता है, समझना, 2 यूनिट को ज्वाइन करता है। तो जब भी 2 यूनिट आए, ये सब चीजें हम बता चुके थे, फिर भी बता रहे, जब भी 2 यूनिट आए तो आपको इसके मिक्स मत कर देना, बीच में डैश यूज करना है। हाँ, तुम इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन लिखने का तरीका समझोगे ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है, ध्यान में रखना। सर कहाँ ग्रेविटेशनल यूनिट का कहाँ होता है? 1 किलोग्राम फोर्स लगाए हम तुम पे, क्या कर लोगे तुम? कैसे हम बोले तुम्हें कि हम तुम पे 1 किलोग्राम फोर्स लगाए हैं, कैसे पता करोगे कितना फोर्स लगाए? 9.8 न्यूटन। यूनिट कन्वर्जन है, यूनिट है ये, अदर इधर यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट है, मास के टर्म में तुम्हें फोर्स करना। भाई हम लोग तो पॉपुलर यूज करते हैं, तुम्हारा वेट कितना? 50 kg, एफ मुंह में रह जाता है, नहीं समझे? बोलते हैं ना तुम्हारा वेट कितना है? 60 kg, एफ मुंह में रह जाता है। वेट किलोग्राम फोर्स होता है, वेट इज दी फोर्स। तो हम लोग बोलते तो हैं वेट, फोर्स बोल रहे हैं, केजी निकलता है, एफ मुंह में रह जाता है। कहा है सब बात बोले, कुछ कुछ खुद समझ जाओ। नहीं तो तुम लोग गलत न हो, जब भी तुम लोग वेट बोल रहे हो मतलब सही हो, एफ बस खा लेते हैं हम लोग, नहीं देंगे तुम्हें। वहां भी यूज होता है, हर जगह यूज होता है, यहां भी तुम यूज कर लो। फोर्स का एक यूनिट है ये, ग्रेविटेशनल यूनिट है, ग्रेविटेशन में काफी यूज होगा।
वहां पे सवाल भी आएंगे 10 किलोग्राम फोर्स का लगाएंगे तुम पे, और सवाल भी तो शायद दिए हैं कभी तुम्हें, नहीं दिए हैं? अब देंगे, बता दियो तब देंगे। आई बात समझ में? केजीएफ को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करना है? 9.8। इस हिसाब से 1 केजीएफ बराबर कितना हो जाएगा? इसका यह मतलब होता है कि 1 किलोग्राम का वेट क्या है, 1 किलोग्राम का फोर्स क्या है? कौन सा वाला फोर्स? जब 1 किलोग्राम को तुम छोड़ दोगे, अर्थ उस पर अपनी ओर खींचने में, उसे अपनी ओर सेंटर की तरफ खींचने में कुछ फोर्स लगाती है ना, वो वही फोर्स होता है 9.8 न्यूटन। समझ पाए? नहीं समझे? और ग्रेविटेशनल यूनिट में ही अगर हम लोग इन सीजीएस सिस्टम में बात करें, ध्यान दो बाबू, सीजीएस सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो इसका सीजीएस सिस्टम में होता है ग्राम का क्या हो जाएगा, केजी का क्या हो जाएगा? हाँ, केजी का ग्राम हो जाएगा, और फोर्स का फोर्स ही रहेगा। नहीं, अरे 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 नहीं रे, इमोशनल नहीं होना है। इसको कहते हैं केजी, या इसको ग्राम वेट भी कह सकते हैं आप, ग्राम फोर्स या ग्राम वेट। ग्राम फोर्स मतलब 1 ग्राम पे कितना फोर्स लगा, ये फोर्स नाम है, सेंस है, समझ रहे हैं? ये फोर्स सेंस है, फोर्स का मैग्नीट्यूड नहीं। तो कैसे निकाले सर? कन्वर्ट कर लीजिए, सीजीएस में कितना होता है? सीजीएस में डाइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें ग्राम को, नहीं समझे? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा, जब आप इसे कन्वर्ट करिएगा तो 1 GF इक्वल टू हो जाएगा 980 डायन। 1 GF कितने के बराबर हो गई? बोलो, 1 GF कितने के बराबर हो गई? 980 डायन के बराबर। ग्रेविटेशनल फोर्स है, हाँ बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ के बारे में बात कर रही है, ये अर्थ के बारे में बात करी थी। इस फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ना। बोले तो ग्रेविटेशनल यूनिट, तो अर्थ का फोर्स किधर लगा रहा है? ये अर्थ के फोर्स को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बड़े बड़े को। नहीं समझे? समझ गए? अगर तुम्हें, हाँ, अगर मान लो उस टर्म में तुम्हें कह दिया कि तुमने 10 किलोग्राम फोर्स लगाया है, तो तुम उसे कन्वर्ट करना कि अच्छा 10 किलोग्राम फोर्स का न्यूटन में कितना, उतना न्यूटन हमने लगाया होगा, रिस्पेक्टिव। क्लियर? जब कभी यूज करें तो याद रखेंगे 1 GF 980 डायन के बराबर होती है। अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रेविटेशनल, इसके ग्रेविटेशनल यूनिट में, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, सुनो, आप ये कह रहे हैं कि सर इधर 10 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगाएं और ये 10 न्यूटन का फोर्स हम ग्रेविटेशनल यूनिट में कहना चाहते हैं, तो यहां पे बस मैग्नीट्यूड के तौर पे हम लोग यूज करेंगे। अदरवाइज ग्रेविटेशनल यूनिट के बारे में बात होगी तो इसका डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल यूनिट है। हाँ, क्या बोल रहा था? दो लोग हंस रहा था रे, क्या हंस रहा था? अजीत, लगता है समझ गया था, यही बात ना? हाँ रे, सच्चाई है, देखो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी है। बच के रहा करो। करान, देख लिया? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। नहीं दिखा? करान दिखा? 1 GF 980 डायन के बराबर होती है। आज प्रूफ भी हो गया, ये लगभग 1000 डायन के बराबर। सोचो, क्या पता था तुम्हें? यही बात डायन के बराबर होती है पता था, लेकिन कितना डायन एग्जैक्ट ये नहीं ना, आज पता चला। छापिए छापिए, छाप लिए? छाप लिए सर? कभी नहीं बोलेंगे सर। आइए सर, छाप लिया आपने? तो ये कुछ अदर्स यूनिट हुए जो हम लोग फोर्स के लिए कभी कभी यूज करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यूज करेंगे, ठीक है? अर्थ के ग्रेविटेशनल यूनिट में, तो अर्थ का कर सकते हैं आप, सन का, मून का, जो भी होगा ग्रेविटेशनल यूनिट में फोर्स को हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अदर यूनिट हो गया फोर्स का, चलो फोर्स के यूनिट हो गए, बढ़िया। तो जैसे मान लो तुम्हें कहा गया कि 1 न्यूटन फोर्स डिफाइन करो, क्या मतलब होता है? ग्रेविटेशन में करेंगे। हाँ 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 हाँ, चलो कर ही लेते, जब तुम लोग इतने अच्छे से प्यार से बोल ही रहे हो। मिठाई सर? हाँ हाँ, देखो 1 न्यूटन फोर्स को हमें फील करना है ना? हम चाहते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स को महसूस कैसे करें सर? आइए इसे महसूस करें। देखो 1 न्यूटन फोर्स चाहिए तुम्हें। 1 न्यूटन का क्या मतलब हुआ? 1 न्यूटन
1 न्यूटन क्या होता है? सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 किलोग्राम है और हमने तुम्हें कहा कि इस पे उतना फोर्स तुम्हें लगाना है जितने फोर्स के लगने से ये मान लो रेस्ट में है या जो भी या चलते आ रहा हो, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना फोर्स लगाओगे? 1 न्यूटन। तो इस केस में फोर्स कितना लगेगा? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन फोर्स का मतलब ये हो गया, 1 न्यूटन फोर्स का सीधा सा मतलब ये होता है कि 1 किलोग्राम F बराबर में होता है, हाँ, 1 किलोग्राम वाली मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए जितने अमाउंट में रिक्वायर्ड फोर्स होता है उसी रिक्वायर्ड फोर्स को हम लोग 1 न्यूटन कहते हैं। ये भी छाप लो, इधर मिटा दें सर। केमिस्ट्री क्लास है क्या आज? होगा तब डिफरेंशियल फॉर्म नहीं हो सकेगा आज, नहीं हो पाएगा डिफरेंशियल फॉर्म। लेट है 15 मिनट क्या? एक सवाल तब कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नोट किया सबने? मिटाई से पैरेलल फोर्स वेलोसिटी के किस चीज को बदलता है? और परपेंडिकुलर फोर्स बिल्कुल। एक सवाल कर ले, अ कार ऑफ, कार नहीं चलेगा, अ व्हीकल ऑफ मास 100 किलोग्राम is moving with a velocity, is moving with a velocity of 5 meter per second. To stop it in 1/10 second, the required force in सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन, रुकना है इसे तो फोर्स, हाँ, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन एज। ऑप्शन है आपके पास 5000 न्यूटन, 500 न्यूटन, 50 न्यूटन, 5 न्यूटन। 5000 न्यूटन आएगा। कौन बोला? करण, गुरेज, सही जवाब। आसान है, एक्सेलरेशन बस निकालना है आपको। ट्राई कर रहे हैं क्या? करिए करिए, एक सवाल और करवाएंगे। पाँच आएगा, हाँ 5000 आएगा, 5000 आएगा। देखो क्या कह रहा है, सुनो बाबू, किस वेलोसिटी से चल रही थी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखो स्टॉप हुआ ना, तो जब भी ऑब्जेक्ट रुक जाए फाइनली, सुनो बाबू मीनू, जब ब्रेक लगा मतलब रोक रहे हैं ना, तो रोक के फाइनली रोक रहे हैं ना, जब स्टॉप हो जाए तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। 0 हो गई कितने टाइम में? 1/10 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकल आएगा, ये निकाल लो, नेगेटिव आएगा एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन हुआ है ना, तो v माइनस यू बाय टी। v कितना? 0, u कितना? बोर्ड को देखो बाबू, u कितना? 5, टाइम कितना? 1/10, 1/10, तो हो जाएगा आपका -5 × 1, नहीं मतलब -50 सेकेंड, सॉरी -50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन नेगेटिव आना ही था, तो फोर्स नेगेटिव लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट, तो F = ma। तो क्या करोगे? m कितना है? 100 × -50, तो हो जाएगा -5000। मैग्नीट्यूड की बात की गई है,
कोई बात नहीं, माइनस क्या दिखा रहा है यहाँ पे, फोर्स घटा है नहीं, मोशन के अपोजिट लगा है। नोट करिए इसे। एक सवाल और करें, क्वेश्चन मिटाए तब तक, क्वेश्चन तब तक हम लिखेंगे। एक सवाल और, कल हम लोग इसके डिफरेंशियल फॉर्म को करेंगे, सॉरी अगले क्लास में डिफरेंशियल फॉर्म को, फिर उस पर क्वेश्चन, ठीक है। फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्स इन द डायरेक्शन, एस ऑन नहीं देंगे हम, क्या देंगे, बोलेंगे। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट। पीछे पीछे वाला देखो, पीछे वाला सारा कंसेप्ट हम बीच बीच में पूछ रहे हैं। अभी जैसे उसमें डायग्राम दे रखा था, हम डायग्राम को सेंटेंस में बदल दिए, क्योंकि 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बता चुके हैं, ना, 60 डिग्री नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट, नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट ऑन द टॉप ऑफ द बॉडी। आगे क्या है, द ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, द ब्लॉक of mass 5 kg, resting on a smooth horizontal surface, resting on a smooth horizontal surface। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, find out the acceleration of the block। सॉल्यूशन मिटाए इसका, क्या सॉल्यूशन नहीं मिटाए, सॉल्यूशन मिटाते हैं इसका। चलिए 2 मिनट का समय लीजिए और बनाइए आराम से, एकदम आराम से, सिंपल सवाल है, बेसिक कंसेप्ट लगाए, बनाइए। मदद करते हैं आपका, देखो ड्रॉ करते हैं। पहले एक ब्लॉक है जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, रुका हुआ है, रेस्टिंग है, तो बिल्कुल है कि थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे चलना स्टार्ट करेगा। यानी देखो यहाँ पे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस कहने का मतलब क्या था पता है, कि आपने जितना फोर्स लगाया वो सारा फोर्स काम किया, यानी फ्रिक्शन में आपका फोर्स गया नहीं। अगर ये भी फ्रिक्शन आ जाता तो कुछ फोर्स फ्रिक्शन खाता, बचा हुआ फोर्स एक्सलेरेशन प्रोड्यूस करता। जल्दी में बोल दिए, कोई बात नहीं, फ्रिक्शन में फिर से बोलेंगे। स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसका मास m है, रखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या कह रहा है कि फोर्स इस पे लगा है ऑन दी टॉप पे, तो टॉप पे फोर्स ऐसे लगता है, लेकिन ऐसे नहीं लगा है, बोल रहा है 60 डिग्री नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट बोल दिए, क्या नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट बोल दिए, कोई बात नहीं, किताब में ऐसे था तो कोई बात। नॉर्थ देखो, तुम्हें टॉप का ज्ञान तो पता ही है, ये टॉप है तो किधर लगाना है, 60 डिग्री पे लगाना है, नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट, यानी ये है हमारा ईस्ट, है ना, इधर ईस्ट होगा और इधर होगा हमारा नॉर्थ। तो फोर्स जो लगेगा समझो वो क्या लगेगा, कितना, ये एंगल 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री टुवर्ड्स, हाँ ये एंगल 60 डिग्री होगा। आई बात समझ में, तो फोर्स ऐसे लग रहा है सर, देखा। अब यहां पे फोर्स पैरेलल और परपेंडिकुलर का कंसेप्ट आ गया तुम्हारा। सुनो, इसका मास कितना है 5 kg, एक्सेलरेशन निकालना है, बस फोर्स निकालना है। फोर्स पता है क्या कितना, हाँ 50 न्यूटन, वेरी गुड, 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा, नाम क्या होगा 50 cos 60, जिसका वैल्यू आएगा 50 cos 60 का वैल्यू 1/2 मतलब 25। इसकी आवश्यकता है नहीं, बोलो क्यों, परपेंडिकुलर फोर्स है, क्या करेगा, डायरेक्शन बदलेगा, रहने दो ना, नीचे ब्लॉक है, कहां जाएगा बेचारा, ये फोर्स यूजलेस। अब ये इसका ये जो कंपोनेंट वाला फोर्स होगा, ये वाला जो फोर्स लगा कौन होगा, ये 50, हाँ 50 sin 60, और sin 60 का वैल्यू कितना होता है, बिल्कुल 50√3/2, 25 न्यूटन, सॉरी 20 नहीं,
25√3 न्यूटन, ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। पैरेलल फोर्स है ना, बताए थे ना, बस फोर्स आ गया। अब मास 5 kg मास दे रखा है, 4F बराबर m है, बता m कौन सा लोगे, अच्छा ये निकालना है, a बराबर F बाय m, F कौन सा, वेलोसिटी वाला डायरेक्शन, मोशन वाला डायरेक्शन है ना, कितना है 25√3 बाय m कितना 5, कट्टो कट्टो 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बेसिक सवाल था, कंसेप्ट बेस था, दो ज्ञान तुम्हें पता होना चाहिए था, एक तो डायरेक्शन वाला और दूसरा अभी जस्ट बताए थे हम कि कौन सा क्या करने वाला है, कौन मैग्नीट्यूड बदलेगा, कौन डायरेक्शन बदलेगा। ये फोर्स तो आपका यूजलेस हो गया, ऐसे भी ये एक्ट करेगा नहीं, ब्लॉक है नीचे, ये सरफेस है, रिस्ट्रिक्ट, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा, ये वाला फोर्स वेलोसिटी लाएगा, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो जो फोर्स वेलोसिटी ला रहा है, मोशन में चेंज ला रहा है, उसी को फोर्स में यूज करोगे ना, समझ पाए, पक्का 100%, ठीक है, बहुत सुंदर। हम लोग मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में और इसके डिफरेंशियल फॉर्म को करेंगे, और उस क्लास में आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा, खत्म हो चुका है, F बराबर m तो आ चुका है। अब थोड़ा मोमेंटम है, इंपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, और फिर सीधा चलेंगे थर्ड लॉ में। थर्ड लॉ खत्म करके थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करके सीधा FBD में कंप्लीट, उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग कहानी। तब तक रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।